पेबैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़े सभी सहकारियों को जय भीम। हमारा आज का सब्जेक्ट है एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड अशोका द ग्रेट। आज का टॉपिक है ए व्हाट इज द आइडियल कास्टलेस सोसाइटी। बी वी आर विक्टिम्स ऑफ इनर्शिया ऑफ कास्ट और स्टुपिडिटी और स्कीमा, lack of education, thinking skills and cooperation in Bahujan Samaj, and D conception of reconstruction of society during empire of Ashoka the Great। आज के इस टॉपिक के ऊपर हमें वक्तव्य देंगे धीमंत डॉक्टर तीरथ बाला मैडम। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ आप आज के इस सब्जेक्ट के ऊपर अपना वक्तव्य दें। थैंक यू प्रियंका जी। आज की इस मीटिंग में जुड़े सभी सहकारियों को जय भीम। जैसे कि एडवोकेट प्रियंका जी ने बताया कि आज हमारा 5th लेक्चर जो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम है, उसमें जैसे हम जो भी हमारी विचारधारा है या जो हमारा प्रोग्राम है, इसको हमने 5 मेन चैप्टर्स में डिवाइड करा है। और जैसे ये ट्रेनिंग हमारी 1 जुलाई से चल रही है और जिसमें हमें सभी सहकारियों का बहुत अच्छे से सहयोग भी मिल रहा है, उस सबको मैं धन्यवाद कहते हुए आज का जो हमारा 5th इम्पॉर्टेंट, डॉक्टर PR अम्बेडकर सर हमेशा इसको बोलते हैं कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक। तो इसमें जो फर्स्ट आज का चैप्टर जो मैंने लेना है इसमें, तो इसमें सहकारियों जो आज जो टॉपिक हमने कवर करने हैं टुडे, ये है कि व्हाट इज द आइडियल कास्टलेस सोसाइटी, नीड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ सोसाइटी एज एन आइडियल कास्टलेस सोसाइटी, एंड व्हाट इज आइडियल कास्टलेस सोसाइटी। आइडियल कास्टलेस सोसाइटी होती क्या है? वी आर विक्टिम्स ऑफ कास्ट और स्टुपिडिटी और स्केमा, lack of education, thinking skill and cooperation in Bahujan Samaj, conception of reconstruction of society during the empire of Ashoka the Great। So सहकारियों, जब से ये दुनिया जैसे कह लो कि बनी है, तो जो इंसान है वो कभी भी अकेला नहीं रहा। जैसे तथागत बुद्धा भी कहते हैं कि अगर धम ने अप्लाई करना है, हमें धम को अप्लाई करना है, धम ने फ्लरिश करना है, तो उसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, उनका जो आपस में जो एक रहने का सलीका है, वे ऑफ लिविंग, धम इन इटसेल्फ इज अ वे ऑफ लिविंग। तो इसी तरह जो ह्यूमन सोसाइटी है उसमें भी ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें कि सोसाइटी क्या है, आइडियल सोसाइटी या नॉन आइडियल सोसाइटी, वो तो हम बाद में देखेंगे। अगर हम ये देखें कि व्हाट इज अ सोसाइटी, तो इट इज अ रिलेटिवली सेल्फ सफिशिएंट, यूजुअली लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु मेंटेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर थ्रू अ कल्चर के जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो कस्टम्स जिसको हम ले लेते हैं, कि बाबा साहब कहते हैं कि जो कल्चर है वो डिफ्यूजन की तरह, जैसे धुआं स्प्रेड होता है, जहाँ पानी में नमक फैलता है, इस तरह ये डिफ्यूजन की तरह कल्चर स्प्रेड होता है। तो इन स्पाइट ऑफ अ यूनिफॉर्म कल्चर इन आवर कंट्री, in spite of homogeneous culture, even then the people of this country are divided into separate closed boxes। इंसान ने तो सोसाइटी में जैसे इकट्ठे ही रहना है। जैसे जो बहुत ही एशियन फिलोसफर अरिस्टोटल है, वो कहते हैं कि मैन इज बाय नेचर एंड बाय नेसेसिटी अ सोशल एनिमल। जैसे हम देखते हैं डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं, तो जो इंसान है इट इज ऑल्सो अ एनिमल, इट इज अ सोशल एनिमल। ये सोसाइटी में ही रह सकता है, ये अकेला नहीं रह सकता, इट नीड अ सोसाइटी टू लिव एंड सर्वाइव। सो जैसे मैंने पहले बात करी कि ह्यूमन सोसाइटी इज ऑलवेज प्लूरल, नॉट अ सिंगल होल। तो ये हमेशा मलगोबा, जैसे हम पंजाबी में बात करें, ये एक मिक्सचर होता है, इसमें सभ्यताएं होती हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस या कल्चर होते हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म में होता है। बट जो एक आइडियल सोसाइटी है, इट शुड नॉट बी स्टैटिक,
ये इसमें एक लगातारता बनी रहनी चाहिए, ये प्रोग्रेसिव होनी चाहिए. इट शुड बी रिजिड, इट शुड नॉट बी रिजिड, एंड इट शुड नॉट बी ट्रेडिशनल. कि जैसे जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं, प्रोफेसर जॉन डीवे को वो पढ़ते हैं और उनको अंडरस्टैंड करते हुए वो हमें समझाते हैं कि इफ एट एनी टाइम देयर आर सम स्टैंडर्ड्स, कि हाँ ये स्टैंडर्ड्स आज के समय में बहुत बढ़िया हैं, तो वही स्टैंडर्ड्स इन फ्यूचर उनको चेंज भी करना पड़ सकता है. सो इसी तरह सोसाइटी का भी है, इट शुड नॉट बी रिजिड, इट शुड नॉट बी ट्रेडिशनल, उसमें विद टाइम मॉडर्नाइजेशन आनी चाहिए. एंड इट शुड नॉट बी ऑर्थोडॉक्स के कट्टर के सख्त, जैसे कि हाँ जो है सो है. इट शुड नॉट बी ऑर्थोडॉक्स ऑल्सो इन बिहेवियर. तो सोसाइटी जो है वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपस में डिपेंडेंट होते हैं. वो ग्रुप जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, बट उसके जो मेंबर हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. तो सोसाइटी इट शुड बी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और इट शुड बी मोबाइल, फुल ऑफ चैनल्स. सोसाइटी के एक हिस्से में कोई अच्छी चेंज आ रही है तो इट शुड बी ट्रांसफरेबल टू अनदर पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी. इट शुड बी मोबाइल, फुल ऑफ चैनल्स, एंड देयर शुड बी मेनी इंटरेस्ट कॉन्शियसली कम्युनिकेटेड एंड शेयर्ड. कि अगर किसी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, अगर हम किसी को कुछ अच्छा दे सकते हैं, तो वो विद कॉन्शियस, मतलब वो इच्छा से हमने किसी का भला करना है, इच्छा अपनी कॉन्शियस के साथ हमने जो हमारे बाकी भाई बंधु हैं, जिसको हम फ्रेटर्निटी कहते हैं, भाईचारा कहते हैं, तो जितने भी हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारे जो हमारी वेल विशिंग के लिए जो भी प्रोजेक्ट लेके जाएं किसी भी सोसाइटी में, तो वो जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं दे शुड बी कॉन्शियसली कम्युनिकेटेड. वो एक दूसरे को बताए जाने चाहिए और उनकी शेयरिंग भी होनी चाहिए. और इसमें वेरिड एंड फ्री पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विद वन अनदर, मोड ऑफ एसोसिएशन. तो जितने भी संगठन कह लो या जितनी भी कम्युनिटीज कह लो, तो उसमें अलग अलग तरह के एंड इजीली अप्रोचेबल जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए. इसको वी कैन से ऑल्सो सोशल एंडोस्मोसिस. सो सोशल एंडोस्मोसिस क्या है कि जैसे अगर हम सिंपल भाषा में बात करें कहने को, तो ये केमिस्ट्री की एक टर्म है एंडोस्मोसिस. अगर हम सिर्फ एंडोस्मोसिस को समझने की बात करें तो एंडोस्मोसिस जो है वो एक केमिस्ट्री का फिनोमेना है. कि जैसे मान लो किसी जैसे कोई हम पानी लेते हैं, उसमें नमक की क्वांटिटी ज्यादा है, तो उसमें हम जब कोई और चीज डालेंगे तो वो उसको उस नमक को वो चूस लेगी. तो वो नमक उस, जैसे मान लो कई बार अपने हम सब्जी बनाते हैं उसमें नमक ज्यादा डल जाता है, तो कई बार हम उसमें अपने आटे की बारीक बारीक गोलियां बना के रख देते हैं, बीच में डाल देते हैं कि वो नमक को थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी. तो ये जो आपस में एक्सचेंज है, जहाँ जैसे कह लो कि हम अपने कपड़े को रंग चढ़वाते हैं, उसने रंग वो कपड़े ने ले लिया, और कई बार कच्चा रंग हो तो जैसे वो कपड़ा हम पानी में भिगोते हैं तो वो रंग निकल के बाहर आ जाता है. तो ये जो बाहर निकलना दैट इज एक्सोस्मोसिस, और अंदर इम्बाइब करना दैट इज एंडोस्मोसिस. और सोशल एंडोस्मोसिस वही है कि लोगों का आपस में कम्युनिकेशन, फ्री पॉइंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, फ्री शेयरिंग. तो इसको सोशल एंडोस्मोसिस का नाम दिया गया है, जो कि एक जो सोसाइटी है उसमें होना चाहिए. तो ये तो सोसाइटी का हो गया कि जो सोसाइटी है इट शुड बी फुल ऑफ चैनल, फ्री कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसमें एंडोस्मोसिस होना चाहिए. तो अगर हम ये बात करें कि जो आइडियल सोसाइटी है, आइडियल सोसाइटी हम किसको बोलेंगे? ये तो हमने सिंपल सोसाइटी के बारे में जाना, लेकिन एक जो आइडियल सोसाइटी है उसको अगर हमने डिफाइन करना है, तो आइडियल जो कास्टलेस सोसाइटी, उसको हम जस्ट सोसाइटी भी कह सकते हैं. इट शुड बी ग्राउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो इसमें जो आ जाता है कि अगर हमने किसी सोसाइटी में ये पता करना है कि ये सोसाइटी आइडियल है कि नहीं, तो उसके लिए जो एक क्वेश्चनेयर होता है, जैसे कल पीयर सर बात कर रहे थे कि डॉक्टर प्रवीण जी मेरे से क्वेश्चन करेंगे पीबीएसपी के बारे में. तो अगर हम किसी सोसाइटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चनेयर तैयार करें, बाबा साहब कहते हैं
तो उसमें हम ये पूछेंगे कि ये जो एग्जिस्टिंग लोगों का ग्रुप है, इफ वी वांट टू लेबल दैट दिस ग्रुप इज आइडियल सोसाइटी, तो उसमें जो हम क्वेश्चनर करेंगे वो ये होएगा कि हाउ न्यूमरस एंड हाउ वेरिड आर द इंटरेस्ट विच आर कॉन्शियसली शेयर्ड बिटवीन द ग्रुप्स, हाउ फुल एंड फ्री इज द इंटरप्ले with each other, and are the forces that separate the group and classes more numerous than the forces that unite them, and what social significance is attached to this group of life. कि अगर हम पूछें कि ये सोसाइटी आइडियल है कि नहीं है, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि सोसाइटी में जो इंटरेस्ट है वो कितने इजीली शेयर हो रहे हैं, उनका आपस में कम्युनिकेशन कितना है, और जो पॉइंट उनको सेपरेट कर रहे हैं क्या वो ज्यादा हैं, या जो पॉइंट उनको आपस में जोड़ रहे हैं कि वो ज्यादा हैं। तो ये हमें पॉइंट्स देखने पड़ेंगे किसी सोसाइटी को लेबल करने के लिए कि ये आइडियल है कि नहीं है। तो अगर हम देखें कि ये जहां पे हम रह रहे हैं, हमें किसी और से क्या लेना, किसी और दूसरे देश से क्या लेना, जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पर हमने जन्म हुआ, जहां पर हम पले बड़े, हमारे बच्चे, फिर आगे उनकी लाइफ, तो अगर हम उस सोसाइटी की बात करें तो फिर ये क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या हम आइडियल सोसाइटी में रह रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि नो, अगर हम अपने हिंदू सोसाइटी की बात करते हैं, इसमें तो एक सीढ़ी नुमा ढांचा बना हुआ है, इसमें एक सीढ़ी नुमा ढांचा है जिसमें एक नीचे, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर, एक सबके ऊपर। इस तरह अगर हम अपने हिंदू सोसाइटी की बात करते हैं तो वी आर नॉट लिविंग इन अ आइडियल सोसाइटी, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट। ऐसी सोसाइटी जिसमें ना तो लिबर्टी है, ना इक्वालिटी है, ना फ्रेटर्निटी है। और इस सोसाइटी में वो जो एंडोस्मोसिस है, जो आपस में मेल जोल की जो फीलिंग्स है वो भी इसमें मिसिंग है। और इसी को लाइक मिसिंग ऑफ एंडोस्मोसिस वी कैन से, अगर सोशल एंडोस्मोसिस नहीं है तो फिर इसको हम डेमोक्रेसी भी नहीं कह सकते। तो इसी में आ जाता है कि जो गवर्नमेंट है उसका जो हमारे भारत देश में जो गवर्नमेंट है, जैसे हम जो सत्ता है, वो खुद इसको अपोज कर रही है, वो खुद इसको प्रमोट नहीं कर रही, वो इसको खुद प्रमोट नहीं कर रही, वो भी अपोजिंग टू मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग है। जो हमारी शासनकर्ता जमात है वो भी जो कास्ट नुमा ढांचा है उसी को प्रमोट कर रही है, एंड अपोजिंग द मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। तो जैसे हम बाबा साहब की अगर हम बात करें, जब बाबा साहब ने लाइक उनको मौका मिलता है वो पढ़ने का, आगे पढ़ने का, और फिर वो सोशल फिलॉसफी के जैसे बहुत बड़े फिलॉसफर सोसाइटी के वो रहे हैं, तो वो अपने लेवल पे इसको स्टडी करते हैं। तो वो बताते हैं कि जो इंडिविजुअल है इट इज नॉट सुपीरियर टू सोसाइटी एज कैपिटलिज्म होल्ड, कि जैसे ये जो पूंजीपति वर्ग होता है, कैपिटलिज्म है, वहां पर वो कहते हैं कि व्यक्ति की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी एक पूरे वर्ग की इंपॉर्टेंस है। वो कहते हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ना ही सोसाइटी शुड बी सुपीरियर टू इंडिविजुअल एज कम्युनिज्म बिलीव। जैसे कम्युनिज्म जो है वो ये बिलीव करता है कि इंडिविजुअल की जो इंपॉर्टेंस है वो सोसाइटी के ऊपर है। तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस ऑल्सो, बट सोसाइटी एंड इंडिविजुअल दे शुड बी इंटरडिपेंडेंट। ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि ना तो इंडिविजुअल सोसाइटी के बिना रह सकता है, और ना ही एक जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल उसके बिना एग्जिस्ट कर सकती है। सो सोसाइटी एंड इंडिविजुअल दे शुड बी बोथ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इसी तरह बाबा साहब ने कुछ प्रिंसिपल्स जो लिखे हैं सोसाइटी के बारे में, कि जैसे हम पढ़ते हैं कि जो महात्मा गांधी जी थे वो विलेज को आइडियल यूनिट मानते थे किसी भी सोसाइटी का। वो कहते थे कि अगर सोसाइटी को, हिंदू सोसाइटी को आपने स्टडी करना है तो गांव में जाओ, वहां पे पूरा ढांचा हमें मिल जाएगा। और इसी तरह जो गोलवलकर जो थे, जो आरएसएस के बिगिनर्स में आते हैं, जो उनके
जो जिन्होंने संस्थापकों में आते हैं, आरएसएस जहाँ कह लो, तो वो कास्ट को आइडियल प्रोजेक्ट, कास्ट को एक आइडियल एज ए प्रोजेक्शन देते हैं कि सोसाइटी के लिए जो कास्ट नुमा हमारा ढांचा है, दिस इज आइडियल, ये बेस्ट है। यूनिट ऑफ सोसाइटी वो कास्ट को देते हैं कि यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज कास्ट। जबकि बाबा साहब जो हैं वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है दैट इज द यूनिट ऑफ सोसाइटी, इंडिविजुअल को हमने इंपॉर्टेंस देनी है। तो वो कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी में इंडिविजुअल इज एन एंड टू हिमसेल्फ and the aim and objective of any society should be the growth of individual and development of his personality. सोसाइटी में जो उसका मेन मकसद है वो एक सिंगल इंसान ही होना चाहिए, उसी की डेवलपमेंट और उसी की जो ग्रोथ है उस पर ही सारा सोसाइटी को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि किसी समूह को। और इट शुड, जो आइडियल सोसाइटी, इट शुड प्रोवाइड डिग्निटी to that individual, equality also, and it should provide ऐसा environment कि जो उसको harmonious life provide कर सके। और उसी सोसाइटी में जो associated life है between the members of society, they should be based on liberty, equality and fraternity. लिबर्टी जो है वो बाबा साहब कहते हैं कि सिविल लिबर्टी एंड पॉलिटिकल लिबर्टी दोनों ही होनी चाहिए। लिबर्टी जो है कि जैसे सिविल लिबर्टी है कि बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, कहीं पर भी हम जैसे आना जाना, जो हमारी पर्सनल आजादी है वो ऊपर से पकड़ के ले जाओ फटाफट। और पॉलिटिकल लिबर्टी कि पॉलिटिकली भी हमें उतने ही राइट्स होने चाहिए गवर्नमेंट बनाने के, और उसमें जो पॉलिसीज हैं उसमें ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो है वो अपना रोल प्ले करे, ऐसा सोसाइटी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। और फ्रेटर्निटी में बाबा साहब कहते हैं कि मॉरल इक्वालिटी जो है वो बहुत जरूरी है। अ सोसाइटी विदाउट एनी रिस्पॉन्स फॉर ह्यूमन पर्सनैलिटीज इज अ बैंड ऑफ रॉबर्स, कि वो लुटेरों का एक समूह बन जाएगा अगर उस सोसाइटी में मोरालिटी नहीं है, एथिकल वैल्यूज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो सोसाइटी जो है महज एक बैंड ऑफ रॉबर्स होएगा अगर उसमें हमारा एथिकल वैल्यूज की कमी है, मिसिंग है एथिकल वैल्यूज। सो इट शुड बी बेस्ड ऑन फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में जो है कि जो एक दूसरे के साथ जो रहने की, जहाँ एक दूसरे का जो बिहेवियर है उसमें एक एटीट्यूड होना चाहिए, एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी टुवर्ड फेलो ह्यूमन बीइंग, फेलो मैन। तो ये जो फेलो फीलिंग है इसको फ्रेटर्निटी बाबा साहब ने नाम दिया है कि फेलो फीलिंग, कि ये जो बंदा है ये किसी कास्ट, छोटी या बड़ी कास्ट का नहीं है, ये मेरा हम वतन है, ये मेरा हम भाई है, फेलो फीलिंग। तो ये इसको फ्रेटर्निटी का बाबा साहब ने दिया है कि ये तीनों चीजें, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये एक सोसाइटी में होने चाहिए। और इस आइडियल सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड इट शुड प्रोवाइड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, कि संविधान में जो हमें दिए गए हैं हक अधिकार, उनके थ्रू हमें ये सारे राइट्स मिलने चाहिए। पीसफुल, जैसे हम बात करते हैं, कल भी हम बात कर रहे थे कि पीसफुल रेवोल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लाने की दोबारा कोशिश करी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमें प्रावधान मिले हैं उसमें ये सारा जो एक होता है डिग्निफाइड लाइफ का जो सपना उनका था कि समाज के जो लास्ट मैन है वहां तक भी ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो पहुंचे और सबकी जो लाइफ है वो डिग्निफाइड हो और उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सबको एक साथ मिले। तो ये बाबा साहब का सपना था। तो बाबा साहब इसमें ये जो वो राइट्स लेके आते हैं, क्योंकि जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो वोटिंग राइट के लिए हमारे लिए लड़ते हैं, तो वहां पे जब वो आके दोबारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की वो स्थापना करते हैं, उसमें वो कम्युनिस्टों के साथ भी बहुत संपर्क में आते हैं, बट फिर वो वही देखते हैं कि मतलब वहां तक आते आते 42, 44 तक आते आते उन्होंने कास्ट को, वो देख रहे थे कि कास्ट को कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा। हर कोई फाइट तो कर रहा है, कोई अपने जो लेबर क्लास है वो अपने हकों के लिए फाइट कर रही है, जो पॉलिटिकल है वो अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए फाइट कर रहे हैं, बट जो कास्ट का जो वायरस है उसके उन्होंने
वो ये मतलब वो मन बना लेते हैं, वो ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, जो इक्वालिटी, जो हमें पॉलिटिकली राइट्स जो मिलेंगे, दैट विल नॉट बी इनफ फॉर द वेलफेयर ऑफ शूद्रा एंड मार्जिनलाइज पीपल, कि उनको महज वोटिंग राइट्स देकर ही उनकी वेलफेयर स्टेट जो है वो नहीं आ पाएगी, जब तक ये जो सोसाइटी है ये कास्टलेस सोसाइटी नहीं बन पाती। और वहां पर वो, जैसे हम एनिलेशन ऑफ कास्ट जो बुक निकल के आती है, जब वो 35 में उन्होंने लेक्चर देना था 1935 में, तो वो बुक भी वहीं से निकली, उनकी सोच में से ही निकली। और इसीलिए जब वो देखते हैं कि कास्ट को नोबडी इज एड्रेसिंग द कास्ट प्रॉब्लम, तो दैट इज द रीजन कि उन्होंने फिर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर उन्होंने हमारे समाज के लिए आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 21 उन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे राइट्स लेके दिए कि जिसमें अगर कास्ट का जो टॉपिक है, या कास्ट का जो क्वेश्चन है, अगर नहीं भी वो सीरियसली लेते, शासनकर्ता जमात अगर कास्ट को अच्छे से एड्रेस नहीं भी करती, तो भी उन्होंने बहुजन समाज के लिए ये जो राइट टू इक्वालिटी और अनटचेबिलिटी को एक उन्होंने ऑफेंस के रूप में पेश किया। तो ये सारे आर्टिकल जो उन्होंने हमें दिए वो इसीलिए दिए कि उनको पता था कि जो कास्ट है उसको कोई भी एड्रेस नहीं कर पा रहा, कास्ट का जो वायरस है उसको, जैसे हम पढ़ते ही आ रहे हैं पिछले 4 चैप्टर्स में कि कास्ट हमारी यूं के त्यों पड़ी है, उसी में ये सारा जो हमारा पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का कंसेप्ट है वो निकल के आ रहा है कि कास्ट जो है उसको हमने ही जानकर, हमने ही उसको उस पर अटैक करना है, उसको हमने खत्म करना है, थिंकिंग स्किल का जैसे कह लो डायनामाइट लगाकर। तो इसमें बाबा साहब जैसे बात करते हैं, जैसे उन्होंने इसके लिए कुछ उन्होंने अपनी तरफ से जो उनके आइडियाज थे वो मैं थोड़े से शेयर करना चाहूंगी कि अगर हम जो कास्ट रिडन जो सोशल ऑर्डर है, कास्ट रिडन जो हमारा सीढ़ी नुमा ढांचा है, अगर हम उसको खत्म करना चाहते हैं तो वी हैव टू डिस्ट्रॉय द बिलीव इन सैंक्टिटी ऑफ शास्त्रा, बिकॉज रीजन एंड मोरालिटी आर द 2 मोस्ट पावरफुल वेपन्स जो इसमें मिसिंग है। तो हमें इनका जो इनमें जो हमारा शुरू से चला आ रहा है अंधभक्ति कह लो, जो हमारा विश्वास, जो बिलीफ है, उसको हमें खत्म करना होगा और हमें स्टेट सोशलिज्म को एक्सेप्ट करना होगा। उसी से फिर जो है हम बहुजन समाज को मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। और जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी इस तरह से हो कि एवरीबडी शुड गेट इक्वल शेयर इन पावर। और जो रिकंस्ट्रक्शन है सोसाइटी के, दैट शुड आल्सो बी डन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मींस, नॉट बाय एनी ब्लडी मींस, के ब्लड से नहीं, पीसफुल रेवोल्यूशन हमें लाना पड़ेगा। भगवान से परेशान हो रही है, जीवित करने में सो रहा है जिसका। तो सहकारियों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा, जैसे हम ये कास्ट को भी हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये जो हमारा समाज है जिसको हम हिंदू सोसाइटी कह सकते हैं, तो ये ये कलेक्शन ऑफ कास्ट ही है, ये एज ए होल सिंगल होल नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कास्ट। तो यहाँ पर जो है कॉन्शियसनेस जो है, जो हमारे अंदर की फीलिंग है, दैट इज ओनली फॉर देयर सर्वाइवल। तो इसमें जो एक फीलिंग होती है यूनिटी या वननेस की फीलिंग इसमें मिसिंग है। वननेस की फीलिंग बाबा साहब कहते हैं कि यहाँ पे तभी आती है जब यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम रायोट्स होते हैं, जब हमें कोई जैसे इलेक्शंस आते हैं, तो यूनिटी की फीलिंग इस सोसाइटी में तभी आती है जब कोई ऐसे रायोट्स हो जाएं, जब कोई बाहरी अटैक हमारे पे आता है। तो अदरवाइज ये इलेक्शन ऑफ कास्ट है, इसमें अलग अलग बॉक्सेस हैं। तो वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो एक आइडियल हिंदू है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि एक रैट होता है, कि बिहेव लाइक अ रैट लिविंग इन हिज ओन होल, रिफ्यूजिंग टू हैव एनी कांटेक्ट विद अदर, कि वो एक चूहे के समान अपनी होल में ही रहता है, वो रिफ्यूज कर देता है कि मैंने किसी बाहर वाले के साथ कांटेक्ट नहीं रखा। तो इसमें जो सोशियोलॉजिकल जो टर्म अगर हम माने कि जो एक आइडियल टर्म होती है सोसाइटी के लिए, सोशियोलॉजिकल टर्म होती है कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, कॉन्शियसनेस के हमारी फीलिंग, किसी के लिए सद्भावना की फीलिंग, हेल्प की फीलिंग, किसके काम आने की फीलिंग,
वो बिल्कुल वो इसमें मिसिंग है। हिंदू सोसाइटी में जो फीलिंग है वो है कॉन्शियसनेस ऑफ हिज कास्ट। मैडम जस्ट डिस्टर्बेंस हो रहा है। जो लोगों ने जो बात हो रही है जिनके यहाँ, कम से कम अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, ये लेक्चर को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। बहुत बेहतरीन लेक्चर हो रहा है, आप सुन रहे हैं और वहाँ पे आपके यहाँ मतलब चर्चा बहुत हो रही है। प्लीज अनम्यूट करके रखिएगा, लेक्चर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक किसकी आवाज आ रही है? एक मिनट तो सब ठीक। हाँ डॉक्टर तीरथ बालाजी आप अनम्यूट करें। हाँ जी सर। हाँ यस पीआर सर आप अनम्यूट करें। हाँ जी सर। तो बाबा साहब कहते हैं कि यहाँ पे जो एक आइडियल हिंदू है वो एक रैट की तरह है, जो हमेशा अपनी बिल में घुसा रहता है, उसको दूसरों के साथ कोई लेना देना नहीं। एक जो संविधानिक या सोशियोलॉजिकल टर्म होती है कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, कि हमारे दिल में एक दयालुता की भावना, काइंडनेस, तो वो मिसिंग है। फीलिंग क्या है? कॉन्शियसनेस ऑफ हिज कास्ट, कि मतलब मेरी, हम अभी भी जैसे हम इन प्रैक्टिस में भी हम देखते हैं कि जब भी हमें कहीं किसी से काम होता है तो इवन हम खुद हम देखते हैं कि भाई वो जो फलाना अफसर है वो किस कास्ट का है। तो हम ये कॉन्शियसनेस ऑफ जो कास्ट है वो हमारे मतलब दिमागों में जैसे घर कर चुकी है। तो यहाँ पर बाबा साहब, जैसे हमने कल भी बात करी थी कि ये मतलब टू हैव सिमिलर थिंग्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पोजेसिंग थिंग्स इन कॉमन, कि सेम जैसी चीजें हैं वो अलग बात है, पर चीजों को मतलब ये सोचना कि ये जो तेरी चीज है वो मेरी है, जो मेरी है वो तेरी है, पोजेसिंग थिंग्स इन कॉमन, कि हाँ ये सब हमारा इकट्ठों का है, तो ये जो फीलिंग है ये हमारी सोसाइटी में नहीं है। तो जैसे हम कल भी ये बात कर रहे थे, तो ये जो फीलिंग है वो मिसिंग है। तो साथियों यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने अपनी बेटी की हेल्प ली थी, तो ये थोड़ा सा हमने जैसे मोहन चौहान सर जी ने भी अपने लेक्चर में एक्सप्लेन करा था, तो ये जो सोशल सिस्टम है हमारे समाज का, इसको थोड़ा सा हमने बनाने की कोशिश करी थी। महानायक कांशीराम जी ने चमचा एज में ये लिखा था कि ये हमारा जो सोशल ऑर्डर है वो इस तरह से है कि इसमें जो 10 to 15% लोग हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में आ जाते हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, तो वो बेनिफिशियरी हैं, और वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो 15%, 10 to 15%, और बाकी के जो लोग हैं 85 to 90% वो फोर्थ वर्ण, जैसे हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट कास्ट, शूद्रास एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, एंड देन शूद्रास, एंड देन अति शूद्रा, जैसे फिफ्थ वर्ण या अवर्ण या प्रोटेस्टेंट हिंदू, बाबा साहब ने उनको नाम दिया था, तो हम उसमें आ जाते हैं। तो ये जो सीढ़ी नुमा ढांचा है, इसमें जैसे कई बार हमें सोशल मीडिया पे भी हम पिक्चर देखने को हमें मिलती है, वो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई, कि उसमें भी वो हमें दिखाते हैं कि कैसे एक बहुत ही कमजोर शरीर का, जिसको वो शूद्र लेवल करते हैं कि वो नीचे है अति शूद्र, और उसके ऊपर वैश्य है, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण है, तो वो हेल्दी वेल्दी मोटे मोटे लोग वो उसको मतलब नीचे, सबसे नीचे वो जो है वो बहुजन समाज दबा हुआ है। तो इसी तरह साहब श्री कांशीराम जी ये बहुत अच्छे से, जैसे उन्होंने तब इतना उन्होंने कह लो कि कॉम्प्लेक्स चीज को इतना सिंपल करके उन्होंने हमें बताया। और जैसे वो पेन की उदाहरण देते हैं कि ये जो पेन है वो जैसे कि उसका जो ऊपर का जो हिस्सा है वो 15% जो है वो जो हमारी शासनकर्ता जमात है जो हमारा शोषण कर रही है, और जो नीचे का हिस्सा है वो जो विक्टिमाइज है, जो शूद्र राजा बहुजन समाज है। तो वो कहते हैं कि जहां तो इसको अपसाइड डाउन करना होगा, क्योंकि जो बिल्कुल ही निग्लेक्टेड लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला, जहां तो उनको हमें एक्स्ट्रा दे के, जैसे रिजर्वेशन की बात बाबा साहब ने करी, रिजर्वेशन बाबा साहब लेके आए, तो वो एक तरह से एंडोस्मोसिस के का कंसेप्ट ही था कि उन लोगों को मेन धारा में लाना। तो जैसे बाबा साहब रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए कि जो बहुत, जिनको कुछ भी नहीं मिला हजारों सालों से, जिनको मतलब रिसोर्सेज के बिना जिनको रखा था, तो उनको मेन स्ट्रीम लाने के लिए, तो साहब श्री कांशीराम भी यही कहते हैं कि जहां तो अपसाइड डाउन कर दो इस पेन को, कि जो 15% है उनको नीचे ले आओ, और जो 85% उनको ऊपर ले आओ, उनको कुछ इस तरह से फैसिलिटी दो ताकि वो एक उनको भी वो सिमिलैरिटी या एक समान वो हो जाए। सेकंड वो कहते हैं कि उसको हॉरिजॉन्टल कर दो ताकि वो सारे एक लेवल पे आ जाए। तो ये साहब का बहुत ही लाइक एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को इजी कॉन्सेप्ट करने का जो उन्होंने हमें दिया था, और साहब तो चले गए कब से, तो यहाँ से हमें समझने की जरूरत है
बट अफसोस ये है कि जब हम मिलते भी हैं तो जो जो हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको यही नहीं पता, जैसे हम अपने पंजाब की बात करते हैं तो दे डोंट नो कि वी आर शूद्रास, मतलब वो हमको ही शूद्र मान के फोर्थ श्रेणी में मान के, तो उन जो इन एक्चुअल में फोर्थ जो वर्ग है, ये 3 तो ऊपर हैं, जो फोर्थ है शूद्रा ओबीसी जिसको कह लो, एक्चुअल में उनको पता ही नहीं कि, मतलब उनको यही नहीं पता कि वी आर ऑल्सो लाइक विक्टिमाइज ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो साहब श्री कांशीराम ने उनको काफी जैसे झंझोड़ा भी था। तो यहाँ से यही निकल के आता है कि जब हम कास्ट को जानते हैं, उनकी डिवीजन को जानते हैं, हम ये जानते हैं कि वी आर द विक्टिमाइज, हु एल्स, हु और अदर्स और जो विक्टिमाइज हैं, तो उनको जब हम इस तरह से डिटेल में हम जानते हैं, सोशल स्ट्रक्चर को समझने की जब हम चेष्टा करते हैं, देन वी कम टू नो कि यूनाइट हमने होना है। कहने को तो हम 85% कहते रहते हैं, बट 85% हम यूनाइट नहीं होते। तो उसके पीछे रीजन यही है कि हम समझ नहीं पाते कि ये जो इतना इजी साहब श्री कांशीराम ने हमें बना के दिया, तो इसको हमें समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथियों, मैंने यहाँ से आपको थोड़ा सा कास्ट के बारे में समझाने का प्रयास किया है। तो अब जो सेकंड टॉपिक है वो आ जाता है, वी आर द विक्टिम्स ऑफ कास्ट स्टुपिडिटी और स्कैम। तो इसमें जो हमने पढ़ना है इनर्शिया ऑफ कास्ट। जो इनर्शिया ऑफ कास्ट है, ये जैसे हमारी बॉडी की एक ऐसी टेंडेंसी है कि यथास्थिति में रहने की टेंडेंसी है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज इन मोशन और रेस्ट। अगर कोई चीज कंटिन्यूस मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। इनर्शिया उसको बोलते हैं कि यथास्थिति, सेम टू सेम सिचुएशन में पड़े रहना, इन स्पाइट ऑफ लाइक अगर हमें नेगेटिव हालात भी बने बट फिर भी हमें उसमें चेंज ना लाना, मतलब यथास्थिति में पड़े रहना, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया जो है, इट इज दिस मेड आवर टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज्ड। तो जैसे कोई कोई बाइक चल रहा है या कोई मोटरसाइकिल चल रहा है, अगर वो स्पीड में है तो वो चलता ही रहेगा अनलेस अनटिल हम कोई ब्रेक लगा के उसको रोकते हैं। तो इसी तरह जो हमारा कास्ट का स्ट्रक्चर है, जैसे हम कितने सालों से, जैसे कह लो कब जो मौर्य साम्राज्य कब खत्म हुआ, बिफोर ईसा पूर्व की हम बात करते हैं, और उसके बाद देखो कितने 2500 साल, नहीं 25, ये 2021 ईयर हो गया है ना, तो कितने साल हो गए हम वहां के वहीं खड़े हैं। तो इसी को हम इनर्शिया बोलते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज अवर सिचुएशन। हम उसी टेंडेंसी में जो चल रहे हैं, इसको हम इनर्शिया कहेंगे। तो इनर्शिया जो है, इट मेड आवर टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज्ड। तो दिस इज इनर्शिया। तो इसको जो है इसको हमने चेंज करना है। अगर कोई चीज मोशन में है उसको हमें रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई चीज सिटिंग में है, लाइक मोशन में नहीं है, स्टैटिक पोजीशन में है, तो उसको भी चेंज करने के लिए हमें फोर्स ही लगाना पड़ेगा। हमें थिंकिंग, और ये जो फोर्स है वो हम पीवीएसपी में हम सीखते हैं कि जो वो फोर्स है वो 3 फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ थिंकिंग स्किल, फोर्सेस ऑफ कॉपरेशन एंड फोर्सेस ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी। तो ये जो 3 फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस से जो हमारे में एक पैसिवनेस आ गई है, यथास्थिति में पड़े रहना, कुछ भी चेंज नहीं करना अपने आप को, तो वो जो चेंज है उसको अपनी जो पिटिएबल कंडीशन है उसको चेंज करने के लिए हमें ये जो 3 फोर्सेस, जिसको हमने पिछले 3 चैप्टर्स में पढ़ा, एजुकेशन को, थिंकिंग स्किल को और कॉपरेशन को, वो हमने अप्लाई करना है अपनी इस सोशल स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करने के लिए।
तो इसी तरह जो स्टुपिडिटी है, स्टुपिडिटी जो है, इट इज ऑल्सो लाइक लैकिंग इन लर्निंग, lacking in understanding, lacking in thinking, lacking in driving, thriving in a given situation, कि कितने भी बुरे हालात आ जाएं हमने कुछ सीखना ही नहीं। जैसे आप देख लो 6-7 सालों से जो अब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो रहा है, या जो अब हमारे एजुकेशन सिस्टम पे अटैक हो रहा है, या जो हमारे राइट्स हैं, या जो भी फैसिलिटीज मिली थी, मतलब इतना कुछ, मतलब चेंजेस तो पहले भी आ रहे थे, पहले भी जैसे हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि 100% कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू नहीं हुआ, बट जितना भी लागू हुआ था उसको भी खत्म किए जा रहे हैं। अभी जैसे कल ही पीआर सर बता रहे थे परसों कि वो जो एक कॉर्पोरेशन का चैप्टर था जो जिसमें स्टेट का भी ओपिनियन लेना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म ही कर दिया। तो इस तरह ये जो अटैक, डेली अटैक हो रहे हैं, एंड इवन देन वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, वी आर नॉट गोइंग टू, लाइक हमारे में कोई रिएक्शन ही नहीं निकल के आ रहा। तो इसको हम जैसे कहेंगे कि ये हमारे में लैकिंग हो गई है, कि हम कुछ सीख नहीं रहे, कुछ हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि ये सब कैसे, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। अगर हम देखें, इसको अंडरस्टैंड करें, तो इसके पीछे मकसद तो वही है कि जो पहले सिस्टम था, जो मनुस्मृति की टाइम सिस्टम था, उसी को वो लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक जो मतलब हमारे में लैकिंग है कि हम अपने समाज को ड्राइव नहीं कर पा रहे, लीड नहीं कर पा रहे, हम प्रोस्पेरिटी की ओर नहीं बढ़ने की कोशिश कर रहे। तो यहाँ पे ये आ जाता है कि ये जो स्टुपिडिटी है, जिसको मूर्खता भी कहते हैं, तो इससे हमें बाहर निकलना है। तो स्टुपिडिटी, मूर्खता या लैकिंग, कि हम सोचना ही छोड़ दिया हमने, कोई बात नहीं, अगर यूपी में बाढ़ आई है, बिहार में आई है, जहाँ अट्रॉसिटीज हो रही है तो हमारे साथ तो नहीं हो रही, जहाँ अगर प्राइवेट कॉलेज बन रहे हैं गवर्नमेंट के नहीं बने तो नो प्रॉब्लम, इतनी लाइक जॉब्स इतनी कम हो गई हैं। तो अभी जो कोरोना में हमने देखा, ऑक्सीजन की कमी से इतनी डेथ्स हो गई, इवन देन वी आर नॉट मतलब कमिंग आउट फ्रॉम अवर हाउसेस, हम अपने घर में बैठे हैं। तो इसको हम स्टुपिडिटी कहेंगे कि हमें कुछ सीखने की हम कुछ सीख ही नहीं रहे हैं हालातों से। तो कब तक हम अपने हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं एक कोट था एल्विन टॉफलर का, जो बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, कि द इलिटरेट ऑफ द 21st century will not be those who can't read and write, but will be those who can't learn, who can't unlearn और who can't relearn। कि 21वीं सदी में हम उनको अनपढ़ नहीं बोलेंगे कि जो सिर्फ लिख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, उनको हम अनपढ़ नहीं बोलेंगे, हम अनपढ़ उनको बोलेंगे जो अपनी पुरानी मिथ्स हैं, जो अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच हैं, जो उसको छोड़ने की कोशिश नहीं कर पा रहे, नई चीजें सीखने की कोशिश नहीं कर पा रहे, या जो पुराना सीखा हुआ है उसको अनलर्न नहीं करने की हिम्मत कर रहे। we will label those people illiterate। वो उन लोगों को हम इलिटरेट बोलेंगे जिनमें ये टेंडेंसी ही नहीं कि हमने अपने आप में बदलाव लाना है, हमने इस यथास्थिति को, इस मूर्खता को, स्टुपिडिटी को चेंज करना है, हमने जो ये क्या था स्केमा को चेंज करना है, इसको जो हमने चेंज करना है। तो लाइक कहने को तो पढ़े लिखे बहुत हैं, डिग्री लेके बैठे हैं, जो IAS IPS हैं, बट अगर हम अपने सोसाइटी में जो इतनी कमियां हैं, जो इतना कुछ काम करने को पड़ा है, अगर हम वो नहीं कर पाते, जब पुरानी धारणाओं से बाहर नहीं निकल पाते, कुछ अच्छा सीख नहीं पाते, या जैसे हम कहते हैं एक्सप्लोर नहीं कर पाते अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म को, तो हमारे हम भी फिर उसी इलिटरेट कैटेगरी में ही आ जाएंगे। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि फार मोर ऑफ द वर्ल्ड्स मिजरी इज बिकॉज ऑफ कास्ट कल्चर और कास्ट स्टुपिडिटी एंड ब्लाइंड फेथ देन बाय द विकेडनेस ऑफ अ मैन। कि किसी भी इंसान की दुष्टता उतनी जिम्मेवार नहीं है, उसके उसके जो गलत काम है, जहाँ उसका कोई चोरी कर रहा है, ठगी कर रहा है, वो उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना कि रिस्पॉन्सिबल ये जो कास्ट कल्चर है, जिसने हमें इतना ब्लाइंड फेथ में हमें डाल दिया है कि हम इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। तो दिस इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड मिजरी। जो वर्ल्ड में आज जो दुख है, गरीबी है, भूखमरी है, लाचारी है, तो ये जो हमारी स्टुपिडिटी है, दैट इज मोर रिस्पॉन्सिबल एज कंपेयर टू अगर कोई ठगी कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसके कंपैरिजन में, ये बाबा साहब कहते हैं। तो इसी तरह साथियों अब एक स्केमा का था इसमें कि इट इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ स्टुपिडिटी। तो स्केमा जो है ये भी हमें PBSP में हमें पढ़ने को इसका मिला है
तो ये एक साइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव जो हमारे ब्रेन का फंक्शन होता है, ये उसकी लाइक एक टर्म है। तो वी कैन से दैट इट इज अनदर नेम ऑफ स्टुपिडिटी। तो अगर हम जनरल देखें कि क्या है स्केमा, ये जो इन जनरल वी कैन से दैट इट इज योर बैकग्राउंड नॉलेज। जैसे मान लो हमने कोई किताब अभी खोली भी नहीं है, जैसे किसी भी किताब का लगा लो, तो अभी हमने खोली नहीं, जो हमने उसका इधर उधर से सुना है, जो हमारे माइंड में पहले भरा पड़ा है, उसको हम कहेंगे कि स्केमा। तो it is a mental representation that enable us to organize our knowledge into categories। तो जो previous knowledge है उसको रिकलेक्ट करके रिप्रेजेंट करना, दैट इज स्केमा। तो इसकी इंट्रोडक्शन जैसे इसमें लिखा है कि 23 में हुई थी और इसको बाद में डिस्क्राइब करा 1932 में। तो साथियों ये जो स्केमा है, it is like when you what you already know before you even pick up the book। ये जो तुम्हारे मन में पहले से धारणाएं बनी हुई हैं, ये वो है स्केमा। तो हमने इन प्रीवियस धारणाओं से बाहर निकलना है, नया सीखना है। तो ये जो हमारी टेंडेंसी है, अ टेंडेंसी टू रिमेन अनचेंज्ड इवन इन द फेस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन, कि हमें इतने नेगेटिव हमें इंफॉर्मेशन डे टू डे मिल रही है, इवन देन हम अनचेंज्ड हैं, दैट इज स्केमा। कि हमने जो पहले सीख लिया कि हाँ हम तो 5वें वर्ण के लोग हैं, हमने तो नीचे ही रहना है, तो हम जो हमने पहले जो हमने माँ बाप से सीखा बस वही अपने तक सीमित रखना, उसके आगे नहीं बढ़ना। तो इस तरह इस स्केमा से भी हमें निकलना है। जैसे मैंने लिखा है इसमें कि इट इज अनदर नेम ऑफ स्टुपिडिटी, मूर्खता। तो ये जो हमारी बैकग्राउंड नॉलेज है उससे हमने बाहर निकल के, जैसे मैंने पहले बोला कि वी हैव टू लर्न, रीलर्न एंड अनलर्न द बैड थिंग्स। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रही थी कि इसमें कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर, जैसे हमने पहले डिस्कस करा कि इसमें जो कार्ल मार्क्स हैं वो कहते हैं कि ये जो जितने भी गुलाम हैं उनको वो कहते हैं कि यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेन्स। कि जो तुम्हारी जंजीरें हैं उनको अगर तुम रिवोल्ट करते हो, इकट्ठा होते हो, संघर्ष करते हो, तो रेवोल्यूशन को लेके आते हो, तो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम तो ऑलरेडी गुलाम हो, तो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो यू कम आउट, यू यूनाइट, यू फाइट फॉर योर राइट्स। बट यहाँ पे बाबा साहब कहते हैं कि कार्ल मार्क्स का ये जो कंसेप्ट है वो फेल हो जाता है हमारी सोसाइटी में। ये कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि हम अपने स्केमा से, हम अपनी मूर्खता से बाहर निकलना नहीं चाहते। तो वो तो जो श्रमजीवी हैं उनको वो एक्साइट करते हैं कि आप फाइट करें। बट यहाँ पे ये जो हमारा एक सीढ़ी नुमा ढांचा है, जिसमें ये जो साहब श्री कांशीराम भी कहते हैं कि ये एक आर्टफुल स्ट्रक्चर बनाया हुआ, मतलब जैसे एक कोई बहुत बड़ा कलाकार कोई बहुत बड़ी कलाकृति बनाता है, तो वैसा ही ये जो हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है ये एक आर्टफुल स्ट्रक्चर है। जैसे कि दीवारों में ईंटें चिनी जाती हैं, ऐसे इन्होंने बंदों को चिना हुआ है। तो उसमें एवरीबडी इज हैप्पी कि मैं उससे ऊपर हूं, दूसरा कहता मैं इससे ऊपर हूं। तो इस ऊपर के चक्कर में नोबडी इज कमिंग आउट, नोबडी इज कमिंग टू यूनाइट, नोबडी इज कमिंग टू फाइट अगेंस्ट दिस अनजस्टिस या इनह्यूमन जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का। तो वहां पे वो कहते हैं कि मतलब किसी के पास किसी को कुछ ज्यादा राइट्स मिले हैं, किसी को कुछ कम मिले हैं। ये कम ज्यादा के चक्कर में जैसे हम कहते हैं कि गुड बेटर बेस्ट, जो लोअर में भी एक लो है, एक लोअर एक लोएस्ट है। तो जो लोएस्ट है वो तो फाइट करेगा, बट जो उसके ऊपर लोअर बैठा, जो उसके ऊपर लोअर है वो कहेगा मैं इसके ऊपर हूँ, और जो लो है वो कहेगा तो ये तो मेरे नीचे है, तो मैं इन पे तो राज कर ही रहा हूँ। तो ये जो हमें समझने की जरूरत है, लो, लोअर, लोएस्ट, और इसी तरह हाई, हायर एंड हाईएस्ट। ये जो हमें उन्होंने डिवाइड कर दिया है कि कुछ को ज्यादा हक दे दिए, कुछ को कम दे दिए। तो कम ज्यादा के चक्कर में वो जो कार्ल मार्क्स ने बोला था कि यू कम एंड फाइट, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेन्स। तो हम वो गुलामी चेन्स हमें मंजूर हैं, बट जो हमें थोड़ा सा एक जो
दर्जा ऊपर दे दिया। जैसे कई बार हम बात करते हैं कि चमार कहते हैं कि हम ऊपर हैं, चमार कई बार कहते हैं भंगी से ऊपर हैं, जो भी कह लो। तो ये जो हमें बांट दिया है एक शरारत नुमा उनकी जो पॉलिसी है, तो इसको हमें साथियों समझना होगा। तो इसके बाद एक और है, जैसे इसमें लैक ऑफ एजुकेशन, थिंकिंग स्किल एंड कॉपरेशन, कि ये जो आज अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो मतलब इतना लाइक हम मतलब डिग्री भी कर ली, अब हमारे माँ बाप भी पढ़े लिखे थे, इतना मॉडर्नाइजेशन भी आ गया, घर घर में टीवी है, हमें इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो इवन देन जो हम नहीं कर पा रहे, जो हम एक यूनाइट नहीं हो पा रहे, तो उसके पीछे जो कारण है वो यही है कि एजुकेशन में जैसे महज डिग्रियां नहीं होती, एजुकेशन में नॉलेज के साथ साथ इंटेलिजेंसी होनी चाहिए और सोच विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। तो जैसे हमने देखा ही है कि मौर्य काल के बाद, भद्रथ की हत्या के बाद जो मनुस्मृति है, इट कम आउट एज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन कन्वर्टिंग मेजॉरिटी थिंकिंग पीपल इनटू अनथिंकिंग पीपल। तो यहाँ से जो उन्होंने हमारी थिंकिंगनेस जो है उसको खत्म करा हुआ है। तो ये जो है हमें अपने महापुरुषों की एजुकेशन फिलॉसफी को पढ़ के, जान के, अडॉप्ट करके फिर हम यहाँ पे जो कास्ट का स्ट्रक्चर है उसको ढील कर सकते हैं। इसी तरह जो थिंकिंग स्किल है, एज वी नो इट इज लैम्प ऑफ ऑल साइंसेज। तो जो हमारे महान अशोक थे, उन्होंने थिंकिंग स्किल के साथ ही इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया और इस भारत देश को सोने की चिड़िया बनाया। तो ये जो थिंकिंग स्किल है, अनुवंश की विद्या, इसको हमें अपने आप में अडॉप्ट करना है। और इसी तरह जो कॉपरेशन है, वो तो हमने देखा ही है कि कॉपरेशन इज द बिगेस्ट वेपन अगेंस्ट दिस अनजस्टिस ऑर्डर। तो उसमें जो कॉपरेशन में जो कॉमन शेयरिंग, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन, और उसमें जो इंटरडिपेंडेंट की फीलिंग आती है कि हमने इंडिपेंडेंट नहीं बनना कि मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, नहीं, हमने इंटरडिपेंडेंट, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि वी शुड एक्नॉलेज द कैपेसिटी ऑफ वन इंडिविजुअल। एक ही बंदा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बन सकता। तो हमने एक दूसरे के साथ सोशल एंडोस्मोसिस करते हुए, कोऑपरेट करते हुए अपने मिशन में आगे बढ़ना है। तो यहीं से लाइक कंसेप्शन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग अशोका द ग्रेट जो थे, उनका आता है कि उन्होंने कैसे सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट किया। तो साथियों वही है कि जैसे हमने पढ़ा ही है कि जो अशोका द ग्रेट थे, उन्होंने तो लाइक इनवंश की जो विद्या थी उसकी इंपॉर्टेंस को जाना। उन्होंने अपने आप में बहुत लाइक सकारात्मक चेंज वो लेके आए, एक कॉमन मैन की तरह वो रहे। और थिंकिंग स्किल उन्होंने केजी से लेके पीजी तक उन्होंने अनिवार्य करी, फ्री टू ऑल एंड फॉर ऑल करी। तो ये उनका एक मूल मंत्र था उनके पास। और इसी तरह जो कॉपरेशन है उसकी उन्होंने जो मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज है वो उन्होंने अपने हर एक लाइक अपने जो उनके शासन में सहयोगी थे उनमें भी उन्होंने इनकलकेट करी, खुद में भी करी। जैसे उन्होंने अपने बच्चों में और अपनी प्रजा में कोई फर्क नहीं रखा। अपने बच्चों को उन्होंने पहले बेटी और फिर बेटे, पहले बेटा और फिर बाद में बेटी गई श्रीलंका में बुद्धा के स्प्रेड के लिए, बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए। तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। तो ये जो उनमें जो मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज हैं उनको, उनसे हमें लर्न करने की जरूरत है। और तभी हम उनका जो आइडियाज हैं उनको लेके, सीख के, तभी जो बहुजन समाज है वो एक गवर्निंग कम्युनिटी बन सकता है। क्योंकि जो गवर्निंग कम्युनिटी है वही मतलब जो जितनी भी समाज में कमियां हैं वो दूर कर सकती है। कहने को तो हम कह रहे हैं कि हमारा भी स्टेटस अप हो जाए, हमारा साथ भी भेदभाव खत्म हो जाए। जैसे एक सोशल मीडिया में पिक्चर मैं देख रही थी कि किसी का ऑफिस है, उसमें तथागत बुद्धा की भी फोटो है, बाबा साहब की फोटो है और संविधान का एम्बलम पड़ा है, मतलब उनका चिन्ह पड़ा है। तो ये जो पिक्चर है, ये जो एक इमेजिनेशन मैंने देखी, तो अगर हम चाहते हैं कि वो सबके ऑफिस में हो तो चाहने से तो नहीं होएगा, उसके लिए हमें गवर्निंग कम्युनिटी बनना होगा। क्योंकि जो शासनकर्ता जमात है, जैसे कहते हैं कि राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। तो राज हमें लाना पड़ेगा, वी हैव टू बी गवर्निंग कम्युनिटी। तो जैसे बाबा साहब कहते हैं कि in the Indian history there is only one period which is the period of glory and greatness, and that period is the period of मौर्य काल। तो उसके बाद तो डिफीट ही रहा है। तो इसलिए ये जो उसकी ग्लोरीनेस है उसको, जैसे पहले भी चैप्टर हुए हैं सम्राट अशोका पे, महान अशोका पे, तो उनका जो है कि कॉमन मैन की तरह वो रहे। और उन्होंने लाइक एक जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की तरह उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी बनाई जनता तक पहुंचने के लिए।
उन्होंने तो उस तरह से हमें भी अपने अगर हम अभी फाइटिंग मोड में हैं, अगर हम फाइटिंग फेज में हैं, तो हमें फाइटिंग भी कुछ इस हिसाब से करनी चाहिए कि अगर किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी साथी को कुछ पूछना है तो हमें वो इजी अवेलेबिलिटी हमें अपने आप में देनी पड़ेगी। तो जो हमारा इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी है वो भी बाबा साहब कहते हैं कि उसमें भी जो उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट है वो उन्होंने अशोका से ही लिया, तथागत बुद्धा से ही लिया। और हमारी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन महान ग्रेट अशोका, क्योंकि उन्होंने भी जब युद्ध की नीति का वो त्याग करते हैं तो उसके बाद ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही उनके पास वो सैन्य बल खत्म था, जहाँ वो उस पावर में नहीं रहे थे, बट उन्होंने कुछ रिलेशन इस हिसाब से बनाए थे कि उसके बाद जहां उन्होंने कलिंगा पर अटैक करा, जिस क्षेत्र पर करा वो तो उनके अधीन था, बट जिस क्षेत्र को उन्होंने अपने अधीन नहीं करा उस क्षेत्र ने भी कलिंगा सम्राट अशोक के ऊपर आके अटैक नहीं करा, क्योंकि उन्होंने फिर उनसे थोड़ा जैसे इसके लिए उन्होंने अपोलोजाइज भी करा और उसके बाद उन्होंने सहकारिता की नीति अपनाई और एक अच्छे इंसान बनकर उन्होंने कॉमन मैन तक पहुंच करी। और इतना उन्होंने सद्भावना, इतना फेथ था उनके राज्य में कि जैसे कह रहे हो कि तब लोग ताला लगाना उन्होंने छोड़ दिया था, खुले दरवाजे करके वो सोते थे, ओपन डोर। तो इस तरह से जो उनकी पॉलिसी थी तो सभी ने उनसे सीखा। उनका ये एम था कि जो उनकी थिंकिंग है वो भारत देश से बाहर भी जाए। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो है उन्होंने एक जो आइडियल विलेज उन्होंने उसका निर्माण किया। तो उनका जब हम पढ़ते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही एक पेड़ की तरह, उनकी जैसे मल्टीपल ब्रांचेस होती है इस तरह से उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स बहुत ही कम्युनिकेटेड, वेल कोऑर्डिनेटेड एक उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उसके थ्रू उनके सभी जो सिटीजन थे उनको कहीं भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो वहीं से बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि आज तक भारत देश ने कभी किसी भी कंट्री पे अटैक नहीं करा, तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये भी सम्राट अशोका से ही हम ली है। तो यहाँ पे जैसे ये महानायक कांशीराम जी का कोट है कि टू चेंज द कल्चर ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी इनटू वन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी मस्ट रिमेन आवर चेरिश्ड गोल। तो महानायक कांशीराम जी कहते हैं कि ये जो सीढ़ी नुमा ढांचा है, ये जो हिंदू सोसाइटी कह लो या हिंदू समाज जो भारत देश की बात कर लें, भी इनइक्वालिटी तो है, असमानता तो है, बट वो भी एकदम परफेक्ट दर्जे की, कि इतना अच्छे से उन्होंने प्लान करा हुआ है कि उसमें भी परफेक्टनेस है। अगर उन्होंने हमें शोषण करना है तो उसमें उन्होंने उच्चतम दर्जे की प्लानिंग करी हुई है। जैसे बाबा साहब भी कहते हैं कि कहीं भी छोटी सी भी उनकी दीवार में ब्रीच लगानी ना, थोड़ी सी भी त्रेड़ डालनी है तो उसके लिए बहुत फाइट करना पड़ेगा। तो बाबा साहब भी जैसे उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, बट वो इस कास्ट की दीवार को वो हमें तो बहुत मैसेज दे गए हैं, बट वो अपनी लाइफ में जीते जी उसको तोड़ नहीं पाए। तो इसीलिए साहब श्री कांशीराम भी कहते हैं कि ये जो परफेक्ट इनइक्वालिटी है, एकदम परफेक्ट कर रखा है, ऊपर नीचे 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 भी, मजाल है कि कोई कभी अपनी कास्ट को चेंज करने की सोच भी ले। तो ये जो परफेक्ट इनइक्वालिटी मनुवाद ने हमारे ऊपर थोपी हुई है, इसको एकदम परफेक्ट एब्सोल्यूट इक्वालिटी में अगर हमने लाना है तो वो हमें एक अपना गोल समझ के चलना होगा, कि ऐसे नहीं कि साइड जैसे साइड बिजनेस होता है कि ठीक है बीच में कभी मीटिंग अटेंड कर लेंगे या बीच में कभी किसी के साथ बात कर लेंगे, नहीं। तो वो एक हमें जैसे हमारा होता है कि कोई हमने सपना सजाते हैं कि सुंदर सा घर बनाना है, तो इसी तरह वो ऐसा गोल कि जिसको हम बाद में एंजॉय कर पाए। तो ये जो समानता का जो गोल है वो हमें चेरिश्ड गोल लेके चलना पड़ेगा, साइड बाय साइड, हल्के से नहीं इसको लेना। तो महानायक कांशीराम जी का ये मैसेज है, और इसी मैसेज के थ्रू अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी एफर्ट्स को, देन वी कैन कम फ्रॉम डार्क एज टू ब्राइट एज। तो साथियों, मैंने जिस तरह भी सीखा था यहाँ तक तो अपनी तरफ से मैंने लेक्चर दिया है। तो यहाँ से जैसे हम हर चैप्टर में मैं देख रही हूँ कि जो हमारे महान अशोका है उनका PR सर ने हर टॉपिक में उनको ऐड करा है, उनका हर जगह टॉपिक आता है। तो वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमारा स्लोगन भी है, महान अशोका का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। तो महान जो अशोका दी ग्रेट हैं, एम्पायर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे हम अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म को एक्सप्लोर करना है, तो अनएक्सप्लोर्ड जो अशोका हैं जिनको हमारी शासनकर्ता जमात भूल चुकी है,
उनके बारे में हमने ज्यादा से ज्यादा जानते हुए उनकी जो जैसे कह लो उनका जो सपना उन्होंने बनाया, जहाँ भारत को सोने की चिड़िया बनाया, उसमें हमने अपना योगदान देना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। जय भीम। ओवर टू महेंद्र सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक्सीलेंट मैडम, डॉक्टर Yes. बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट। थैंक यू सर। जो भी सहकारी अपना सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछिए, अनम्यूट खुद कर सकते हो। स्क्रीन गायब कर दीजिए। प्रश्न पूछेगा, बहुत अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से विचार रखे डॉक्टर तिरदवाला ने, काफी मेहनत की है। यस, हरप्रीत मैम पूछिए मैम। ये मेरी स्टाफ है सर हॉस्पिटल में। शी इज अ रिसेप्शनिस्ट, वेरी नाइस एंड वेरी डेडिकेटेड गर्ल। बहुत अच्छी लगती है मैम ये स्टॉप बेटे, कीजिए, पूछिएगा। प्रेजेंटेशन है ना, वो स्टॉप कीजिए नीचे से। सर मैं कुछ करूं? हाँ जी, हाँ जी। हेलो। स्टॉप द शेयरिंग कीजिए, स्टॉप द शेयरिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं सीख रही हूँ सर। थैंक यू। सभी वी सीख रहे ऑल आर हैं, लर्निंग। आपने सभी सीख रहे हैं। वी आर हम लर्निंग। सब सीख रहे हैं। यस, दूर करने के लिए जो बाबा साहब ने अपने इतने इंटेलिजेंट एक इंसान थे, उसके बाद भी उन्होंने इतना ज्यादा समाज में समानता, समरूपता और ये सब चीजें उन्होंने लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि समाज को एक बराबरी का दर्जा देना चाहते थे। समाज में जो विकृतियां फैली हुई हैं, असमानता फैली हुई है कि बड़ा और छोटे की भावना जो इतनी ज्यादा मनवाद ने फैला दी है, उसको समाप्त करके समाज में इक्वलिटी लाना चाहते हैं कि समाज में समानता आ जाए और लिबर्टी यानी अपने विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि जो समाज में व्यक्ति है, हर व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसे ही इक्वालिटी यानी समाज में समानता होनी चाहिए, उसमें कोई ऊंच नीच या बड़ा छोटा अमीर गरीब की भावना नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति एक समान होना चाहिए। और फ्रेटर्निटी यानी इंसान को समान, हर इंसान समान है तो समान अधिकार भी उनको प्राप्त होने चाहिए। स्त्री या पुरुष या कोई किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, क्योंकि संविधान में तो समान व्यक्ति माना गया है, उसमें कोई बड़ा छोटा या उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ऐसा कोई शब्द नहीं है, केवल व्यक्ति है। तो वो चाहे स्त्री या पुरुष, सबके लिए समानता की बात करते हैं। और जबकि ये जो मनवादी लोग हैं, ये लोग हमको कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव वाली नियत से बात करते हैं। इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो टेंडेंसी है, वो कैसी है? समाज में बड़े छोटे की भावना पैदा करना कि ये बड़ा है, छोटा है, अमीर है या ऊंच नीच, ऐसी भावनाओं को। तो ये जो हमारे समाज में भी लोगों की एक सोच बन गई है, इनर्शिया ऑफ कास्ट में, जैसे कि दूसरा पॉइंट था इनर्शिया ऑफ कास्ट, जिसमें बहुजन समाज के अधिकतर लोग हैं, जो हमारे 85% लोग हैं समाज के, जिसमें कहना चाहिए SC, ST, OBC वर्ग सभी आते हैं। तो केवल SC को ही ये शूद्र समझते हैं, बाकी सब अपने आप को उन्हीं के समान समतुल्य समझने लगते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। सभी 85% एक ही उसमें कैटेगरी में आ रहे हैं, उन्होंने इस तरह से जाति का विभाजन कर दिया। तो हमें इन्हीं चीजों को समझना होगा कि इन्होंने तो अपनी फायदे के लिए सब चीजें की हैं, हमें इस चीज से बाहर निकलना है। मगर हमारे समाज में लोगों की एक यथा स्थिति बन चुकी है कि नहीं, अब इससे आगे कुछ हो नहीं सकता, हम हार मान लिए। मतलब हार नहीं मानना है, अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है और इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा कि इन्होंने तो अपने फायदे के लिए जात और ये सब चीजें बनाई हैं, जब पता है कि ये चीजें ना तो किसी के द्वारा ये कोई किसी की देन तो है नहीं, जो प्रकृति की देन है वो तो एक सूर्य है या हमारा हवा पानी, ये सारी चीजें हैं। तो ये जब हमें समान रूप से मिल रही हैं, तो जाति
तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जाति से बाहर निकलने के लिए हमें सबको एक समानता यानी आपस में कोऑपरेशन करके, आपस में सहकारिता यानी आपस में सहयोग करके, एक दूसरे को सहयोग करके ही हम आपस में आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि अब हम थोड़ा नौकरी पा गए या कोई थोड़ा-सा एक पावदान ऊपर चढ़ गया है तो वो बड़ा हो गया और वो अपने से नीचे वाले व्यक्ति को एक हीन दृष्टि से देखने लगा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हमें अपने समाज को ऊपर उठाना है और इन चीज़ों से बाहर निकलना है और अगर हमारे समाज में फिर वही एक राज्य आए जो कि एक भगवान बुद्ध जो तथागत बुद्ध थे, उनकी एक विचारधारा थी या फिर सम्राट अशोक थे, जिन्होंने इतना बड़ा जो इतना रक्तपात किया, युद्ध किए, उसके बाद भी और जब उनकी सोच में बदलाव हुआ, उनकी विचारधारा में जब बदलाव आया, तो उन्होंने पूरी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझा और उसके लिए उनकी भलाई के लिए वो रात और दिन किसी भी क्षण भी उस कार्य से करने से वो नहीं दूर हटना चाहते थे। उन्होंने कह भी रखा था कि चाहे मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ, या मैं कहीं भी किसी स्थिति में हूँ, आप बताइए और मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए सारे काम करूँगा। तो उनकी ये थिंकिंग इस तरह से थी, आनुवंश की विद्या पर वो चल रहे थे। तो वही आज के समय भी हम लोगों को सबको उसी की ज़रूरत है और उसी के लिए हमें ये सब ये जो पीबीएसपी प्रोग्राम है, वो एक तरह से यही कार्य कर रहा है और इसी मेन उद्देश्य उसका यही है कि हमारे समाज में जो इतनी ज़्यादा बिखराव है और एक असमानता फैली हुई है, आपस में मनमुटाव, लोगों के अंदर मन की स्थिति कुछ अलग रहती है। इन चीज़ों को हमें मिटा करके हमें एक भाईचारे के साथ और अपना एक नैतिक दायित्व समझ करके हमें इस समाज को आगे ले जाना है और समाज को आगे ले जाने के लिए हम सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। समानता यानी कोऑपरेशन और सहकारिता, आपस में मेल-जोल, ये सब चीज़ें और ये सब चीज़ें कब आएँगी जब हम थोड़ा-सा अपनी सोचने विचारने की जो स्थिति है उसको सुधारना पड़ेगा। जब हम थोड़ा हमारे अंदर एक अच्छी सोच विकसित हो जाएगी, तो हमारे अंदर की जो विकृतियाँ हैं, हर व्यक्ति के अंदर की, वो धीरे-धीरे कम होने लगेंगी और इसी चीज़ को कम करना है तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमसे जो अगर निचले पावदान पर भाई है, उसको भी हमें साथ लेके चलना है, अपनी बहन को साथ लेकर के चलना है, तो कहीं न कहीं हम जो एक समाज में इंटेलेक्चुअल क्लास के वर्ग के लोग जो आते हैं, उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि अपने समाज को अगर आगे बढ़ाना है, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हमें अपना श्रम, समय और कहीं अगर हमें थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से भी हमें किसी को सपोर्ट करना है, तो उसमें दूर नहीं हटना चाहिए। अगर इन चीज़ों में लोगों के अंदर ये भावनाएँ अगर पैदा हो गई, तो समाज में ज़रूर बदलाव आएगा। और जैसा कि मैम ने बताया है कि समाज में बहुत ज़्यादा वैमनस्यता फैली हुई है और वो वैमनस्यता का कारण यही है मनवाद है। मनवाद की तो व्यवस्था यही है कि आपस में ये बँटे रहें और हम राज करते रहें। इसीलिए समाज में एक जो बाबा साहब ने नहीं जो काशीराम साहब थे, उन्होंने चमचा युग की बात की थी। तो चमचा युग क्या है? आज के उस दौर में देखा जाए राजनीति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक तरह से एससी वर्ग और शूद्र वर्ग के लोग हैं, कहना चाहिए। वो उसमें उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाए रहते हैं। जब उनको पता है कि हमारे पीछे हमारे 85% भाई-बहन हैं, वो इन चीज़ों के हक अधिकार से बहुत पिछड़े हुए हैं। उनका जो हक अधिकार है वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनको पाने के लिए भाई जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे, तब तक हमारा कोई भी अधिकार आराम से कोई छीनता रहेगा और हम बस आपस में क्योंकि हमारे अंदर आपस में एक मेल-जोल की भावना कम है। वो इसी वजह से वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो जब तक हम लोग सब एकजुट नहीं होंगे, आपस में भाईचारे वाली हमारे अंदर भावना नहीं पैदा होगी, तब तक शायद ये संभव नहीं है और इसी भाईचारे जैसी बात को बढ़ाने के लिए ये पीबीएस प्रोग्राम चल रहा है। तो जो बाबा साहब की सोच थी
कि हमारे समाज में क्योंकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और समाज में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं समझा, उन्होंने हर वर्ग के लिए समान अधिकार दिए, समान अधिकार की बात कही। मगर लोग ये जो मनवादी एक तरह से हैं, जो उनकी सोच यही है कि हमें अपना राज्य चलाना है, इनको ऐसे ही गुमराह करके रखना है। और हमारे लोगों की भी सोच ये बन गई है कि नहीं, अब इसमें कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। एक टेंडेंसी अपने अंदर कंक्लूड करिए यादवती मैम, कंक्लूड करिए प्लीज। जी। कंक्लूड तो करिए, समय इसी के साथ ये जो मैम का आज का लेक्चर था वो बहुत अच्छा रहा है और मैं भी अपनी बात को समाप्त करती हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओवर टू मेनन सर। थैंक यू सभी सहकारियों का। सहकारियों, 4 लेक्चर बाकी है और ये 4 लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको भी आप आने के लिए बोल सकते हैं, तो हमारी संख्या भी बढ़ेगी और ये जो 4 चैप्टर वो अच्छे से समझ पाए तो अच्छा रहेगा। तो उसका प्रयास हम सब लोग करेंगे। इसी के साथ आज का ये हमारा सेशन हम यही समाप्त करते हैं। सभी का थैंक यू। जय भीम, जय भारत। जय भीम।